नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। दोपहर के 3 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है हमारा खास शो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच गतिरोध के चलते दोनों सदनों को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। लोकसभा में दोपहर 2 बजे से पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 पर चर्चा शुरू हो चुकी है। बिल में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी। वहीं विपक्ष ने कहा कि यह सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और कोई सुधार नहीं लाना चाहती। यह बिल सिर्फ दिखावे का बिल है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे देश भर में बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं। गुजरात से लेकर असम तक बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। जहां असम में अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है, गुजरात में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड में भी नदियां उफान पर है। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी भीषण तनाव और कूटनीतिक हलचलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने उन दावों पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया कि रूस अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि वो इस मुद्दे पर सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जवाब मांगेंगे। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बड़ी खबर में जिस तरह से पार्लियामेंट में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पर चर्चा चल रही है, 2 बजे से लगातार ये चर्चा जारी है। तीसरी बड़ी खबर में बाढ़ बारिश से जो कोहराम देश भर में देखने को मिल रहा है। और तीसरी बड़ी खबर देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ते हुए तनाव की और ईरान अमेरिका के जंग को लेकर जो भी अपडेट्स अब तक सामने आए हैं। और संसद के मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन है। सदन में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदन में बिल पर चर्चा से ज्यादा टकराव की गूंज सुनाई दे रही है। आज लगातार 7वें दिन भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में हंगामा देखने को मिला। सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही को पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद के पटल पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2026 पेश कर दिया है, जहां एक तरफ सरकार इसे युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक सुधार बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का सरकार पर तीखा प्रहार भी जारी है। 2 बजे आज सदन में लोक परीक्षा संशोधन बिल को लेकर चर्चा शुरू हुई, जिसमें मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ मंजूर नहीं है। देश में पहले भी पेपर लीक होते थे, लेकिन पहले पेपर लीक पर कार्रवाई नहीं होती थी। पेपर लीक सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। वहीं गौरव गोगोई ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। संशोधन बिल सिर्फ सरकार का दिखावा है। सरकार 2 साल पहले भी ये बिल लेकर आई थी। 2024 में भी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की थी। गौरव गोगोई ने छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी सरकार पर सवाल दागे और पूछा कि आखिर आदेश किसने दिए फायरिंग के। बता दें कि 2027 में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्ष का असली मकसद नीट पेपर लीक 2026 और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों के जरिए केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार को ऐसे चक्रव्यूह में उलझाना है जिससे 2024 के चुनावों तक निकलना मुश्किल हो जाए। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च और जेनजी युवाओं के सड़क पर उतरने से इस पूरे आंदोलन को एक नई संजीवनी मिल गई। विपक्ष अभी तक सरकार के खिलाफ जो भी प्रदर्शन कर रहा था या आवाज उठा रहा था, उसे लेकर जन सामान्य के बड़े हिस्से तक को कोई बड़ी पैठ नहीं बना पा रहा था। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में जेनजी शामिल हो रहा था। यहां तक कि प्रदर्शन के काफी दिन बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस मौके को भुनने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रदर्शनकारियों के साथ आकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर उतर आए, तो वहीं ममता बनर्जी पहले से ही बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया ब्लॉक को एकजुट करने की बार बार अपील करती आ रही हैं।
और विकास यादव हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख विकास का करते हैं। विकास, दोपहर 2 बजे के बाद से ही लगातार ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2026 है, इसको लेकर चर्चा सदन में जारी है। इससे पहले जितेंद्र सिंह ने अपना पक्ष रखा, बताया कि कैसे ये बिल जो है जरूरी सुधार लाएगा शिक्षा व्यवस्था में। वहीं कांग्रेस को अभी भी सरकार के रवैये को लेकर कंफ्यूजन है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार गंभीर नहीं है। अब ऐसे में क्या समझा जाए, कितनी चांसेस कि ये बिल अगर कानून बनता है तो क्या उसके बाद पेपर लीक नहीं होंगे? साफ तौर पर अगर इसकी बात की जाए, ये पेपर लीक को लेकर जो कि लोकसभा में बिल पेश किया गया है, लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं बात करने के लिए तैयार नहीं था। कल की बात की जाए, कल लगातार हंगामे के बीच ये बिल पेश हुआ, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर है, उन्होंने इस बिल को लेकर 6 घंटे का समय दिया और कहा कि हम कल इस पर चर्चा करेंगे। आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, हंगामे के साथ शुरुआत होती है और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो चाहता था कि जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल हुए लोग हैं उन पर लाठीचार्ज और एफआईआर को लेकर वो लगातार सवाल उठाते सामने आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जो एफआईआर हुई है उनको लेकर कहीं ना कहीं वापसी की जाए, लेकिन हमने अभी देखा भी है बिहार सरकार ने और वहीं अगर बात की जाए असम सरकार ने जो एफआईआर की थी, जो कि प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे लोग, उनके खिलाफ वो एफआईआर वापस लेने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन फिर भी आज लोकसभा में अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने बिल पर चर्चा करते हुए साफ तौर पर कहा कि सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है। हम पहले भी पेपर लीक होते थे, कई तरीके की चीजें सामने होती थी, लेकिन किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होती थी। ये सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि ये वही सरकार है जो 2024 में इस बिल को लेकर एक अहम कहीं ना कहीं पेश किया था और वो बिल पास होकर एक 2024 में जब पब्लिक एग्जामिनेशन बिल आया था, कानून भी बना क्योंकि वो पास हो गया था, उसके बाद भी पेपर लीक हुए। हाई पावर्ड कमेटी तब भी बनी थी, अब की बार भी बनाई गई है, तो अब की बार कैसे विश्वास किया जाए कि अगर ये कानून बनता है तो उसके बाद पेपर लीक नहीं होंगे, छात्रों का भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगा? इसमें कई तरीके के प्रावधान शामिल किए गए हैं। अगर बात की जाए, पहले इस बिल को लेकर ये कहा जा रहा था कि कोई भी जो जांच होगी पेपर लीक के मामले में वो सीबीआई करेगी, लेकिन अब इस अगर कोई भी पेपर लीक होता है तो स्पेशल टास्क फोर्स इसमें कनेक्ट होगा और इसकी डेडलाइन जो थी वो पहले कोई भी डेडलाइन नहीं थी कि डेडलाइन होगी जिसकी जांच का यानी जो अंतिम रूप है वो दिया जाएगा। तो इसके अंतिम रूप देने का जो समय है वो 2 महीने तय किया गया है। अगर बात की जाए तो इस बिल में 1 करोड़ रुपए की राशि तय की गई थी कि अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब इस नए बिल की अगर बात की जाए तो इसमें 10 करोड़ रुपए का जुर्माना यानी बताया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अगर कोर्ट की बात की जाए, कोई भी कार्रवाई जो होती थी उस बिल में ये बताया गया था कि वो कार्रवाई सामान्य जो कोर्ट होगा उसमें सुनवाई होगी, लेकिन अब जो नया बिल है इस बिल में साफ तौर पर यह कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और उस सुनवाई के तहत 2 महीने का समय दिया जाएगा। तो साफ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सरकार की मंशा है, सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके का जो पेपर लीक होता है उस पर रोक लगाई जाए और तमाम तरीके के जो बदलाव है, संशोधन है, अगर वो एनटीए को लेकर अगर सवाल उठते हैं, चाहे नीट पेपर को लेकर सवाल उठते हैं, एनटीए कई तरीके के पेपर एग्जाम कहीं ना कहीं कंडक्ट कराता है, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है साफ तौर पर सरकार की मंशा जो है वो ये है कि वो पेपर को बहुत ही पारदर्शी तरीके से कराना चाहते हैं। अगर कोई भी पेपर लीक करता है तो उसके खिलाफ साफ तौर पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल विकास, देखिए जो नया बिल है 2024 से वो इसलिए अलग है क्योंकि जो सजा का प्रावधान है, जो जुर्माने का प्रावधान है, उसको और ज्यादा कड़ा किया गया है ताकि पेपर लीक करने वाले जो दोषी हैं वो बिल्कुल भी बच ना सके। उसके बाद क्योंकि ट्रायल चलता है उस टाइमलाइन को भी जो है घटाया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही गई है। लेकिन विकास देखिए कांग्रेस का रुख इसको लेकर साफ है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार गंभीर नहीं है, ये बिल सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और अपने आप को बचाने की कोशिश है। क्या बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्या समूचा विपक्ष इस बिल को लेकर बिल्कुल वही रुख अपनाए हुए है जैसे कांग्रेस? अच्छा, अगर बात की जाए कांग्रेस के कई सांसद हैं जिनकी आज चर्चा भी संसद में होनी है। इसमें अगर बात की जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई का हमने अभी बयान सुना। उन्होंने कहा
उन्होंने कई सारी तमाम सारे आरोप लगाए सरकार पर। उन्होंने कहा कि अगर आपका बिल पहले वाला ठीक था तो आपने इसमें पहले ही आप कह रहे थे कि हमारी जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की है, हम किसी भी तरीके का कोई भी पेपर लीक नहीं होने देंगे, फिर भी पेपर लीक हुआ। तो इन सब बातों का जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सांसद है बांसुरी स्वराज वो खड़ी होती हैं और इस पर जवाब देती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो नीति है वो साफ तौर पर दिखती है। हमने ऐसा कोई कानून नहीं देखा था जिसमें किसी भी पेपर को लेकर अगर बात की जाए तो ऐसा बिल ही नहीं था जिसमें कोई कार्रवाई की बात की जाए, जिसमें कोई ऐसा प्रावधान हो कि जिससे कि जो पेपर लीक करे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठाती हुई दिख रही है। बिल्कुल, कांग्रेस और अगर विपक्ष विपक्ष की इस पर बात की सवाल जाए, उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क ये है कि इस बिल के जरिए कोशिश यही है कि पेपर लीक की जो समस्या है उसका समाधान एक तरह से किया जा सके। लेकिन देखना यह होगा कि आज होने वाली मैराथन बहस के बाद जब वोटिंग होती है तो कितने सांसदों का समर्थन इस बिल को मिलता है और क्या ये बिल पास हो पाता है। विकास, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पेपर लीक को लेकर और पेपर लीक रोकने को लेकर जो जरूरी सुधार हैं वो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल में किए गए हैं। 2024 में इसे पास किया गया था, जिसके बाद आज एक बार फिर से संशोधन वाला जो बिल है उसको टेबल किया गया। मैराथन बहस का जो समय है वो निर्धारित किया गया, यानी लगातार इस पर बहस चलेगी। 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी सांसदों को समय समय पर अपनी बात रखनी है। बहस पूरी होने के बाद इस बिल पर वोटिंग होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात मौसम के दुश्वारियों की भी कर लेते हैं। देश भर में कुदरत का कहर जारी है। चारों ओर बाढ़ और भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। प्रकृति ने कुछ इस कदर कहर बरपाया है कि देश में अब तक 130 से ज्यादा जिंदगियां इस जल तांडव में समा चुकी हैं। जगह जगह से जिस तरीके की बाढ़ की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अब हर किसी को डरा रही है। भारत के नक्शे पर जल प्रलय का ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा गया। कहीं बस्तियां जल मग्न हो गई, जल समाधि ले चुकी हैं। तस्वीरें भी देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो कहीं पहाड़ ताश के पत्तों की तरह दह रहे हैं, तो कहीं गांव के गांव डूब गए हैं, तो कई पहाड़ों पर काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हो रही है। पहाड़ ताश के पत्ते की तरह दरक रहे हैं। गुजरात से लेकर असम तक कई राज्यों में बाढ़ ने कुछ इस तरह कोहराम मचाया है कि चारों ओर सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार मची हुई है। बता दें कि असम की अगर बात करें तो असम से कुदरत के कहर की रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां बाढ़ और बारिश से अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है। यहां ब्रह्मपुत्र नदी ने ऐसा रौद्र रूप अख्तियार किया है कि मानो सब कुछ निकल जाने पर आमदा हो। लोग बेघर होकर सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। असम में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन हालात अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। राज्य के 5 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग अब तक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों के साथ प्रभावित लोगों में जरूरी सेवाएं बहाल करने में जुटा हुआ है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित चराईदेव जिला है असम का, जहां करीब 2 लाख लोग अब भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इसके अलावा गोलाघाट, जोरहाट, नगाव और शिवसागर में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। वहीं बात करें गुजरात की, जहां बाढ़ ने हाहाकार बरपाया हुआ है। गुजरात इस समय भीषण कुदरती आफत का सामना कर रहा है, जहां जल प्रलय से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश और बाढ़ संकट ने राज्य के कई शहरों को पानी पानी कर दिया है। यहाँ नदियां उफान पर हैं, सड़कें समंदर बन चुकी है। यहाँ कुदरत की मार आम जनजीवन पर कुछ इस कदर भारी पड़ रही है मानो हजारों जिंदगियां बाढ़ के मुहाने पर खड़ी हों। वहीं हालत की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना के जवानों को मैदान में उतारा गया है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई पहाड़ी राज्यों में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। दोनों नेताओं ने राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के साथ ही वैज्ञानिक आधार पर दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन नीति बनाने पर भी जोर दिया है।
वहीं आज दिल्ली, नोएडा समेत कई जगहों पर भारी बारिश देखने को मिली है। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि आज मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। झमाझम बारिश देखने को मिली, जहां सिर्फ कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासन की व्यवस्था की पोल भी खोल दी है। तो लगातार बाढ़ बारिश से पूरा देश इस वक्त प्रभावित नजर आ रहा है। असम से लेकर गुजरात तक बाढ़ बारिश की वजह से लाखों लोग प्रभावित हैं। जहां मैदानी क्षेत्रों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं, जल समाधि ले चुके हैं, तो वहीं पहाड़ों पर भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। असम की बात कर लेते हैं। असम में बाढ़ का कहर जारी है। असम में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। मरने वालों की संख्या की बात करें तो 68 पहुंच चुकी है। असम के 4 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 27,000 से ज्यादा लोगों को राहत का जो सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। विस्थापितों को शिविरों में मदद दी जा रही है। कौन कौन से असम के वो जिले हैं जहां इस वक्त सबसे ज्यादा जल प्रलय की स्थिति है? उसमें गोलाघाट शामिल है, जोरहाट है, नागांव है और शिवसागर है। तो ये वो जिले हैं 4 जहां सबसे ज्यादा बारिश का कहर बरप रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एजेंसियां जुटी हुई हैं। इसमें सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस तैनात की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बीच सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कमान संभाल ली है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ऊपरी असम में घट रहा है बाढ़ का पानी, तो वहीं राहत बचाव के कार्य भी जारी है। अब राहत और पुनर्वास पर मुख्य सरकार का फोकस है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। सरकार ने अपना ध्यान बहाली और पुनर्वास पर केंद्रित किया है। एहतियात के तौर पर रोकी गई है बिजली आपूर्ति, यानी कई सारे जो जिले जो इस वक्त जलमग्न हैं वहां बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल कॉलेजेस पूरी तरह से बंद है। शिवसागर, जोरहाट, चराईदेव, धुबरी ये वो जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। बिजली बहाली के लिए जो अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। और चलिए अब बात मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव की भी कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण तनाव और कूटनीतिक हलचलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने उन दावों पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया था कि रूस अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वो इस मुद्दे पर सीधे अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जवाब मांगेंगे। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में दावा किया था कि रूस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सटीक निशाना बनाने के लिए ईरान को सैटेलाइट सर्विलांस का डेटा सौंप रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पता लगाएंगे कि यह सच है या नहीं। जेलेंस्की ने आगे आरोप लगाया कि 19 और 20 जुलाई को रूस के सैटेलाइट्स ने 4 सैन्य एयरबेस पर खास नजर रखी थी। इनमें 2 बहरीन में और एक जॉर्डन में और एक कुवैत में है। उनका दावा था कि बाद में इन जानकारी का इस्तेमाल ईरान की सैन्य योजना बनाने में किया गया। जेलेंस्की ने कहा कि इसका मकसद बिल्कुल साफ है। दुनिया में हमने जो कुछ भी किया है, हमसे किसी को भी इस आसान सच्चाई से आंख नहीं मूंदनी चाहिए। इस बुराई हमेशा हालात को और ज्यादा खराब करती है और बिगाड़ती है। रूस को रोका जाना चाहिए, ऐसा जेलेंस्की ने कहा। इस युद्ध को खत्म होना चाहिए। हमलावर पर दबाव असरदार होना चाहिए। इन आरोपों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि फिलहाल वॉशिंगटन की सबसे बड़ी प्राथमिकता ईरान के साथ बातचीत है। उन्होंने हाल ही में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई रोकने का जिक्र करते हुए कहा कि लगातार अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने फिर से बातचीत की इच्छा जताई है। ट्रंप ने कहा, उन्होंने हमसे बहुत विनम्र होकर कहा कि प्लीज हमला रोकिए, आइए मिलकर बात करते हैं। अभी हम उसी स्थिति में हैं, देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। अगर समझौता नहीं हुआ तो हम फिर पहले जैसी कार्रवाई करेंगे। वहीं इस बड़ी कूटनीतिक गहमा-गहमी के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान दोनों ने फिलहाल एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं। नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने और उसे आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर करने की ट्रंप की योजना का पूरी तरह समर्थन करते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान या उसके सहयोगी संगठनों ने दोबारा इजराइल पर हमला किया तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। फिलहाल इन सब के बीच जेलेंस्की के आरोपों का सामना कर रहे पुतिन क्या मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे और ट्रंप पुतिन की बातचीत का क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें एचएनएन न्यूज़।